मित्रों और मेरे विद्यार्थियों, आपका इस YouTube मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। निःशुल्क शिक्षा के लिए समर्पित इस मंच पर आज हम जिस टॉपिक को लेके आ रहे हैं वो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। जी हाँ, इसको हमने दो भागों में इस टॉपिक को लिया है और ये हमारे वीडियो का जो है पहला पार्ट है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि भारत में जो संवैधानिक विकास है कैसे 1773 से लेके 1950 तक की संवैधानिक विकास की यात्रा संपन्न हुई। राज्य व्यवस्था या एमपी मतलब पॉलिटी की अगर हम बात करें या पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। इस पहले वीडियो में हम 1773 से लेके 1858 तक का विकास क्रम देखेंगे, है ना। और 1858 तक का हमने इसलिए लिया है क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वह समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन के अधीन, जो कि हम 1858 में विक्टोरिया के घोषणा पत्र को देखते हैं, उसके अंतर्गत जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश शासन जो है हमारे ऊपर रूल करता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो एक्ट है वो है 1773 का एक्ट। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो 1773 का एक्ट है। चलिए, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात करें कि एक बड़ा लंबा दौर गुजर चुका था। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जो बंगाल में और जो ब्रिटिश क्षेत्र से जहाँ पे द्वैत शासन की स्थापना हुई थी, वो भयंकर लूट हमारे देश में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चल रही थी। तो इस दृष्टि से जो ब्रिटिश क्राउन था उसने कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए 1773 का एक्ट लेके आया। इसके जो प्रमुख प्रावधान है, पहला प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में ये ईस्ट कहना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट को ये लोग लेके आए, है ना। एक्ट के तहत जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो आप लोग को बता दें कि उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तीन बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट होते थे। एक मद्रास था, एक बॉम्बे और एक कलकत्ता, है ना। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन को ही जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को लेके आए, जिनका प्रमुख जो है वह गवर्नर जनरल होता था। और इस समय भारत में अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग्स, जिनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स, इस समय गवर्नर जनरल थे और जिनका जो टेन्योर माना जाता है वो लगभग 1772 से 1784, है ना। ये वारेन हेस्टिंग्स का काल है और ये जो है हमारे पहले गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं। दूसरा जो है, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे। संपूर्ण कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो प्रशासन है तथा सैनिक शक्ति है वह इसी सरकार में निहित किया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु जो है निकल के आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अपर न्यायाधीश उसमें होते थे। सर एलिजा एम्पे एक बड़ा महत्वपूर्ण है, ये एलिजा एम्पे का, है ना। जो एलिजा एम्पे हैं ये इस सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिश हुआ था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो चैम्बर्स है, लेमिस्टर है और हाइड, है ना। ये 3 अन्य जो है इसके न्यायाधीश थे। 26 मार्च 1774 को किंग जॉर्ज तृतीय ने कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए न्याय चार्टर जारी किया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि 26 मार्च 1774 को किंग जॉर्ज तृतीय, जो ब्रिटेन के अधिपति थे, उन्होंने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए एक न्याय चार्टर जारी किया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात
कि मार्च के बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो 22 अक्टूबर 1774 को सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, है ना। तो जिस सुप्रीम कोर्ट की बात हम लोग कर रहे हैं कि कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ, किंग जॉर्ज तृतीय ने कलकत्ता में 1774 में, है ना, 26 मार्च 1774 को इसको का जो न्याय चार्टर जारी किया था। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की बात जो की जाए या स्थापना की जो बात की जाए तो 22 अक्टूबर 1774 था, और 75 में इस सुप्रीम कोर्ट ने काम जो है करना अपना शुरू कर दिया था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि इस अदालत ने कलकत्ता में मेयर कोर्ट का स्थान लिया था। मतलब अगर इस बात की जाए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था तो इसके पहले यह जो है ये मेयर कोर्ट होता था, उसने जो है उसका स्थान इस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। नेक्स्ट जो आता है महत्वपूर्ण एक्ट है वो है 1784 का, जिसे हम लोग पिट्स का इंडिया एक्ट भी कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलाप को एक दूसरे से अलग कर दिया। दूसरे नंबर पर बात करें, कंपनी के वाणिज्यिक संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी जो मामले थे को एक नियंत्रण बोर्ड, है ना, किसके अधीन? एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया, जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था। पिट्स इंडिया एक्ट के विवाद को ही लेकर लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि ये एक ऐसा एक्ट था जिसके विवाद को लेकर लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और फॉक्स की जो मिलीजुली सरकार थी इसको त्यागपत्र देना पड़ा था। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले को लेकर ब्रिटिश सरकार गिर गई, है ना। आगे देखते हैं कि नियम द्वारा वैध शासन की शुरुआत जो 1858 तक विद्यमान रही, एक कंपनी द्वारा, और दूसरा स्थान जो संसदीय बोर्ड था। एक प्रकार से द्वैध शासन था, है ना, जिसमें एक प्रकार से कंपनी का शासन चल रहा था, दूसरा संसदीय बोर्ड का, है ना। अधिनियम के तहत इंग्लैंड के सरकार का विभाग बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसका मुख्य कार्य था डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना। नेक्स्ट 1786 का अधिनियम। पिट ने 1786 में अधिनियम पारित कराया जिसका मुख्य उद्देश्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त करने के लिए तैयार करना। अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्ति भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। तो ये इस अधिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। गवर्नर जनरल विशेष व्यवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था तथा उसे लागू भी करा सकता था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कॉर्नवालिस के बारे में बता दूं कि ये जो गवर्नर जनरल थे इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है ना। तो कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और भारत में कई सारी व्यवस्थाओं को लेके आए, है ना, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण था जिसे हम लोग स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, है ना, वो भी कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। और उनकी जो हत्या है वो गाजीपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर ये यूपी में है, जहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। नेक्स्ट है 1793 का एक्ट। 1793 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया था जिसके द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार को स्पष्ट किया गया था। देखिए, जैसा हम लोगों ने 1773 के एक्ट में कहा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था, लेकिन जहाँ तक इसके गवर्नर जनरल का संबंध है ना, कि जो कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था उसके अधिकारों को अधिक स्पष्ट रूप से इस जो एक्ट है इसके माध्यम से क्या किया गया, स्पष्ट किया गया। यदि गवर्नर जनरल बंगाल के बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्य में से किसी एक को क्या करना पड़ता था, उप प्रधान नियुक्त करना पड़ता था। ये भी इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि यदि गवर्नर जनरल बंगाल वाला कोई जाता है, जैसे मैंने बताया कि पहले गवर्नर जनरल हमारे वारेन हेस्टिंग्स थे,
है ना। तो वो जब अगर जाते हैं तो कोई असैनिक सदस्य कोई रहेगा, उसको उनका उप प्रधान नियुक्त करना होता था। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया। इन सभी सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से मिलता था, जो 1919 तक जारी रहा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल के आती है ना, कि एक तो जो मुख्य सेनापति था उसको स्वतः ही मान लिया गया कि यह जो परिषद है गवर्नर जनरल की, उसका ये सदस्य होगा, है ना, ऐसा अधिकार वह समाप्त हो गया। इन सभी सदस्यों का जो वेतन है वह भारतीय कोष से मिलता रहा, और एक व्यवस्था कब तक चलती रही, लगभग 1919 तक। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। तो 93 में 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन 13 के एक्ट में क्या कर दिया गया, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी यहाँ पे व्यापार कर सकता था, लेकिन इसका जो दूसरा क्लोज है उपबंध कहता है कि चीन और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। पहली बार अंग्रेजों को भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड की अधीक्षण तथा नियंत्रण शक्ति को न केवल परिभाषित किया गया अपितु उसका विस्तार भी किया गया। एक्ट में एक प्रावधान और था जो शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए रखा गया। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा इंग्लैंड की औद्योगिक स्थिति, उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन तथा लेसिज फेयर के सिद्धांत की छाप थी। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अगले 20 वर्षों के लिए एक नया जीवन दिया गया तथा उसे एक ट्रस्टी के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। ठीक है। किसको? कंपनी को। कंपनी के जो वाणिज्यिक अधिकार थे वह पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। मतलब अभी तक 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान था कि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन 33 के एक्ट ने उसको भी समाप्त कर दिया गया। अधिनियम ने कंपनी के डायरेक्टर्स के संरक्षण को कम किया। अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर अभी तक था, जिसके अंडर में बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ थी, है ना, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर इनके कार्यकाल की हम बात करें तो 1828 से 1835 तक विलियम बेंटिक हमारे देश में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अधिनियम द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया। दास प्रथा होती है उसको अवैध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है ये। अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन में व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, गवर्नर जनरल को ही विधि आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1833 के अधिनियम के द्वारा नियुक्तियां, है ना, 1833 है और ठीक है के द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखना जरूरी है। अधिनियम के द्वारा नियुक्तियों के लिए जो योग्यता संबंधी जो मापदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया, ऐसा प्रावधान किया गया कि हम अब योग्यता को ही मेजरमेंट बनाएंगे। ठीक है ना, किसके लिए? नियुक्तियों के लिए। और किसी प्रकार का भेदभाव लिंग का, जाति का, ये सब जो है समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर को समूचे भारत का गवर्नर जनरल बताया था। जैसे मैंने आपको बताया कि विलियम बेंटिक से पहले हमारे गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल के भी गवर्नर जनरल रहे आखिरी, और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया, और इन सदस्य का नाम था लॉर्ड मैकाले, है ना। लॉर्ड मैकाले अपनी शिक्षा नीति के लिए जाने जाते हैं।
नेक्स्ट है, केवल सापरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध तथा सुधारने के लिए उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन भी किया गया। तो ये जो है वो 1833 का चार्टर है, उसके प्रावधान थे। अब हम लोग चर्चा करते हैं 1858 के चार्टर एक्ट की। चार्टर ने कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने के लिए एक निश्चित कदम उठाया। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की बात की गई। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की चर्चा होती है। विधान परिषद में 12 सदस्य होने थे। कमांडर इन चीफ है ना, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते हैं। अन्य 6 सदस्यों को बंगाल में मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा आगरा 4 प्रांतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर जनरल का वीटो कर सकता था। मतलब ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर विधान परिषद कोई विधेयक को पारित करती है तो उसको रोकने का या उस पर निषेधाधिकार जिसको दिया गया तो वो गवर्नर जनरल था। वीटो जिसको हम लोग इंग्लिश में वीटो कहते हैं, उसका हिंदी में है तो निषेधाधिकार उसको कहलाता है। तो ये शक्ति जो है गवर्नर जनरल को दी गई। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना लिया गया। 1853 के अधिनियम ने ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल, जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना का विचार दिया। अधिनियम ने कंपनी के डायरेक्टरों से नियुक्ति संबंधी अधिकार वापस ले लिए, जिससे डायरेक्टरों का संरक्षण भी अब समाप्त हो गया, है ना। आप चाहें तो स्लाइड का फोटो भी लेते चलें तो आपको थोड़ा सा आसान होगा। आखिरी हमारा जो अधिनियम है इस वीडियो का वो है 1858 का अधिनियम। कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 1858 को ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम को पारित किया। अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पारित किया गया। मतलब जो 1858 का अधिनियम था उसका जो टाइटल था वो था 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस नाम से उसको पारित किया गया। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर अब सम्राट के हाथों में दे दिया। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम ने जो हमारी अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी चली आ रही थी, जिसे हम लोग EIC कहते हैं, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया इसके शासन को। और शासन किसके हाथ में आ गया, ब्रिटेन के सम्राट के हाथ में। सम्राट उस समय साम्राज्ञी थी महारानी विक्टोरिया। भारत का प्रशासन सामग्री द्वारा नियुक्त 185 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। तो जब ये चेंज हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश सम्राट या जो साम्राज्ञी थी महारानी विक्टोरिया वो अब भारत में शासन करेंगी, तो उन्होंने क्या किया कि एक परिषद बनाई जिसमें 185 मेंबर थे, है ना। और जिसका अध्यक्ष कौन था, मुख्य था, अध्यक्ष जो था मुख्य राज्य सचिव या भारत सचिव जिसको नाम हम लोग कहते हैं, वो इस काउंसिल का क्या था, हेड था। तो एक प्रकार से भारत सचिव के पद की जो है नियुक्ति 1858 के अधिनियम के द्वारा की गई। राज्य सचिव को डायरेक्टर्स के बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड दोनों बोर्डों की संयुक्त शक्तियां मिल गईं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो द्वैध शासन लागू किया गया था। मतलब द्वैध शासन क्या था, एक शासन था कंपनी का और दूसरा था संसदीय बोर्ड का। इन दोनों को क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में गवर्नर जनरल को अब वाइसराय की उपाधि मिल गई, है ना। हम लोगों ने देखा कि भाई 1772 के बाद 74 में जब 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 74 में बंगाल में गवर्नर जनरल का पद आ गया, जिसके अंडर में कौन कौन था, मद्रास था और बॉम्बे था। फिर आगे चल के हम लोगों ने देखा कि 1833 का एक्ट आया जिसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे, विलियम बेंटिक। अब चेंज ये होता है कि इस 1858 के अधिनियम द्वारा अब गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल की उपाधि क्या हो गई, वाइसराय की। और पहले वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, है ना। चलिए नेक्स्ट,
राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद में 8 की नियुक्ति क्राउन के द्वारा और 7 डायरेक्टर्स के बोर्ड के द्वारा होनी थी। अधिनियम में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि इन सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य लोग ऐसे हों जिन्होंने भारत में 10 साल तक काम किया हो। राज्य सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा प्रतिवर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। उसे भारत की नैतिक तथा भौतिक विकास की रिपोर्ट भी संसद को देना पड़ती थी। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसलिए वह ब्रिटिश संसद के प्रति भी उत्तरदायी था। कन्वर्टेड सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिताओं के द्वारा की जाने लगी। ये सिविल सर्विसेज मतलब पीएससी जो एग्ज़ाम होता है, तो प्रतियोगी परीक्षा जिसे हम लोग सिविल सर्विसेज कहते थे, CSE, है ना, ये जो है खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक था। आशा है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, है ना। धन्यवाद।